देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। Today is the second tranche of announcements towards building a Atmanirbhar Bharat. The slides will go on, but before we start the slides, just want to let you know that today's initiatives, which are getting announced as a part of the second tranche that we are announcing today, focuses on migrant workers, street vendors, small traders, self-employed people, small farmers. And when I say small farmers, there are a few items we say. So in all, about 9 steps that I will be announcing today. 3 relating to migrant workers, 1 related to the Sishu loan within Mudra, 1 related to street vendors, 1 housing, 1 related to employment generation largely for tribals and in those in the tribal pockets, and 2 related to farmers, particularly small farmers. अपने मित्रों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत इस संकल्प को, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। पिछले 2 दिनों में पूरे देश भर में आपने चर्चा को बदला है। अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे, जो गरीबों को सुने, गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है। और पिछले 6 वर्षों में आपने देखा होगा इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया। मैं उन योजनाओं पे आज नहीं जा रहा, लेकिन किसान की बात कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान की बात हो, 6,000 हर किसान के खाते में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो। जो गरीब कभी अपनी इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचता था, 22 करोड़ से ज़्यादा गरीबों की इंश्योरेंस करवाने की बात हो। गरीब का बैंक खाता बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी नहीं खुलता था, उन बैंकों का उनका बैंक खाता भी खुला। और इस कोविड-19 की स्थिति में अगर सीधा खाते में पैसा किसी ने भेजा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शिता के कारण भेजा। तो गरीब की हर समय चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था, और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं। कल एमएसएमई सेक्टर की मदद की तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं। अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई। और मोदी जी ने इसको 12 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो पहली घोषणा है जो हमने अब तक कदम उठाए, वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है, क्रॉप लोन्स पर। और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी।
that 63 lakh loans of 86,600 crores have been approved in agriculture area between 1st March and 30th of April. Again, refinancing of nearly 29,500 crores has been provided by the NABARD to all the cooperative banks and the regional rural banks so that they can have onward lending done. And this has happened just in March. Just only in March, NABARD has refinanced 29,500 crores through the rural cooperative banks and the regional rural banks. के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। In just the last 2 months, again, during the COVID period, again, what activity has happened to reach out to the urban poor, which includes migrants? Government of India has permitted state governments to utilize State Disaster Response Fund, which goes from the center, for setting up shelter for migrants and providing them. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, ये चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों में भी रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में भी इनके किया और इस समय में तो विशेष तौर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध, उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, हाइजीन का ख्याल रखते हुए 3 मील्स एक दिन में प्रति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्ध करवाई गई, ऐसा प्रावधान वहाँ पर करवाया गया। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहते हैं, ऐसे 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइजर्स का उत्पादन किया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस संकट की घड़ी में हमारे काम और एक बड़ा काम देश के लिए स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों ने किया है। यही नहीं, 7200 नए स्वयं सहायता समूह इस समय में बनकर और शुरू हैं पिछले 2 महीनों में। और जो रिवॉल्विंग फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पैसा एक पोर्टल के माध्यम से हमने शुरू किया था गुजरात में, पायलट प्रोजेक्ट, अब उसको पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में शुरू किया जाएगा ताकि इनको और लाभ मिल सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने घोषणा की थी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी थी, तो इससे भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी। Increase in the average wage rate from 182 to 202 rupees. जो हमारे प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्यों में गए हैं, उनकी भी मदद एमजी नरेगा के माध्यम से कैसे की जाए, उसके लिए भी हम योजना लेकर आए हैं। और अब तक 14 करोड़ 62 लाख पर्सन डेज जनरेट किए जा चुके हैं 13 मई तक, और इस पर कुल खर्चा लगभग 10,000 करोड़ के लगभग किया जा चुका है। जो काम ऑफर किया गया है वो 2.33 करोड़ जो काम मांगने वाले हैं उनको कल तक किया गया।
और ये लगभग 1,87,000 ग्राहकों में किया गया है। इसमें 40 से 50% लोगों ने अपनी एनरोलमेंट की है, रजिस्ट्रेशन की है। पिछले साल के मई महीने के मुकाबले ज़्यादा लोगों ने की है। यानी कि अगर पिछले साल 100 ने की थी तो इस बार 140 से 150 लोगों ने की है। उस तरह से उसका आंकड़ा लगभग बड़ा है। और एक विशेष मुहिम पूरे जिलों में, देश भर में चलाई जा रही है कि जो वापस यहाँ से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं। और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, 182 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थी, अब उसको बढ़ाकर भी 202 रुपये कर दिया गया है। Benefits is also being contemplated in the parliament for migrant workers. Again, looking at pan-India to all districts, we want to extend the ESIC benefits to all establishments which employ at least 10 people or more, and in some of the notified districts. Looking at also employees, establishment which have less than 10 employees, we want to, at least in a voluntary basis, make sure ESIC can be extended to them. On a voluntary basis, because they're very small, we don't want to burden them with anything. लेबर कोड के माध्यम से हम लोग जहां मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो देश में जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अनऑर्गेनाइज, जो असंगठित क्षेत्र है, उसमें ये दिक्कत है। और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो, कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा, वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा ताकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा हो और रुकावटें कम हो। नियुक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलेंगे। और यही नहीं, साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा। और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही नहीं, पोर्टेबिलिटी जो है वेलफेयर बेनिफिट्स की, ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी। और ESIC का लाभ भी, इसका भी पैन इंडिया, पूरे देश भर में इसकी कवरेज सभी जिलों में हमारे मजदूरों को मिल पाएगी। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट, जो संस्थान है, वो 10 से ज़्यादा वाला है, उतने तक का है। और इसके अलावा मैंडेटरी ESIC कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को, जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले, उनके लिए होगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिलेगी। रीस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो लोग वापस गए हैं काम करने के लिए, उनको वापस उनको स्किल प्रदान करके वहाँ पर उनका कैसे लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी फंड का भी असंगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे, प्रोविजन किया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए कामकाज के क्षेत्र खुले हैं, उसमें रात्रि के समय अगर काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसमें सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे। For the government related public sector undertakings, where the government pays the 12 plus 12.
पिछले कल जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए घोषणा की गई थी, उसका बड़ा कारण ये भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 तारीख के भाषण में कहा भी था कि हमारे लघु मंझोले उद्योग जो हैं, ये जो हमारे MSME हैं, ये करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। और इसीलिए पिछले कल लाखों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिए गए, या मैं कहूँगा सहयोग दिया गया। इन लोगों ने कभी मदद नहीं मांगी, सहयोग मांगा, और सहयोग देने का काम कल भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है MSME सेक्टर के लिए। और उसमें ही एक बड़ा सहयोग था, मार्च अप्रैल महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भारत सरकार दे रही है, और अब इसको अगले 3 महीने जून जुलाई अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है। I go over to today's announcements. I said there are three steps that we want to explain about the migrants. The first thing relates to free food grain. Free food grain supply to all migrants for the next 2 months. How is this? भारत और मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते, या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता, या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे, और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना, और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। The next point is, I go back to referring to the Prime Minister's address to the nation, where he said 5 pillars, and one of them is talking about technology-driven systems. This is one classic example for that, where in order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the card. देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था, उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी, भगवान ना करे, कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं, और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई, और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है, और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं, वो 83% PDS की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है, और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है। The last step for the migrant workers, we spoke about their food, their ration, portability of their ration. Now I'm talking about affordable rental accommodation for the migrant workers or the urban poor. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए, जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए, इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम,
हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है। उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है कि कम कीमत वाले कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी ज़मीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं, या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। I move over to the Sishu loans of Mudra. This is a way in मुद्रा शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं, उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है, जो आउटस्टैंडिंग है, और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है, और ये कुल लाभ 1500 करोड़ रुपए के लगभग होगा। जो देश भर में मुद्रा शिशु लोन वाले हैं, उनको 1500 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मोदी सरकार देगी, कि उनके ब्याज में 2% की राहत, छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी, यानी कि मोदी सरकार उसका खर्चा उठाएगी और गरीब को राहत देगी। the next step is towards street vendors, for whom we are giving a special credit facility for about 5,000 crore. रेडी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा, और इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने के लिए उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक लाभ उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 के बजाय ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि उनका व्यापार लेखा जोखा ध्यान में आएगा, तो बैंक भी उनको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो डिजिटल पेमेंट को भी इससे बल मिलेगा, और उन लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने एमएसएमई की केवल डेफिनेशन चेंज की, लेकिन उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज ज़्यादा मिल सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेहड़ी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेहड़ी वालों के लिए किसी ने की है, तो नरेंद्र मोदी जी की। Oh, we've gone to the housing. On the demand side of the हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। ये 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो 31 मार्च 2020 तक हमने एक्सटेंड की थी, जिसका लाभ 3.3 यानी कि 3,30,000 के लगभग मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ था। अब इस योजना को
31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इससे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा और 70,000 करोड़ रुपए का इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे स्टील, सीमेंट, ऐसे मटेरियल से जुड़े हुए, आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए, हाउसिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो लाखों लोगों को मजदूरी के अवसर भी मिलेंगे, तो मजदूरों को भी लाभ मिलेगा और इन सेक्टर्स को लाभ भी मिलेगा और गरीब के ऊपर वाली श्रेणी जो है मध्यम वर्ग की, उसको घरों का लाभ भी मिल पाएगा। I go over to talking about employment creation. Here, we are talking about the Campa funds, about which all of us know. We are not creating a new scheme or anything, but these Campa funds, which have been lying in various states, have now been given a push. रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं, विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्रों में, और इसके अलावा चाहे शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ पर भी आप इन योजनाओं को ला सकते हैं। The last two for today relate to farmers. जहां पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को फसल की खरीद के लिए पैसा दिया, जिसकी जानकारी हमने पहले दी, उसके अलावा अगर कहा जाए तो कृषि के सीजन में किसानों ने बहुत मेहनत की और बहुत सफलता के साथ अच्छा उत्पादन भी किया और कोई नुकसान कृषि के क्षेत्र में नहीं होने दिया, ऐसा प्रयास किए गए। लेकिन हमारे छोटे और सीमांत किसान जो हैं, उनको लाभ देने के लिए ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है, और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। The last that I would जहां एक और कई योजनाएं, पीएम किसान, जहां 6,000 रुपया करोड़ों किसानों के खाते में जाता है, या सॉइल हेल्थ कार्ड हो, बाकी योजनाएं मोदी जी ने चलाई, वहीं पर अब एक 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए ये 2.5 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। एक विशेष अभियान इसके लिए चलाया जाएगा और इसके माध्यम से रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा और लगभग, जैसा मैंने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा मिलेगी। और इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को, पशुपालकों को, इनको भी इसमें लाभ मिलेगा और इससे stimulus giving exercise. So I thank all of you all, which the Honorable MOS did mention even at the start. We certainly look forward to having you pass all this information, disseminate this information, spread this information so that people get to know what this government is doing. So even as we are looking at COVID as an opportunity, not look at COVID as, oh my God, my economy. No, yes, there are people suffering. Yes, we notice a lot of people undergoing severe, constraints. They are walking back to their homes. Prime Minister had requested, please stay wherever you are. But nevertheless, emotions being what they are, and their concerns being what they are, we understand migrants moving. We will have to extend all benefits, and that's what we are trying to do. And therefore, in this entire COVID-related response, I thank the media for constantly keeping every concern heard both ways. From the citizen to the government, and from the government, the stimuluses and other things that we want to do to the people back. So thank you very much.